वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अपनी बात का वहीं से आगाज करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में बात खत्म हुई। अचानक बात यह है कि आप लोग जो है वो इफेक्टिव आर्ली रेट निकालने के लिए 640 रुपए को 40 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि मजदूरों को हमने 640 रुपए पे किए हैं और हकीकत में उन्हें 40 घंटे ही काम किया है, लेकिन 40 घंटे में 40 घंटे से ज्यादा का काम किया ज्यादा है। काम किया है। तो इसलिए 1 घंटा कितने का पड़ा हमें ये जानने के लिए हम 640 को 40 से करते हैं डिवाइड। कोमल समझ रही हैं आप? तो अब हमें रेट पता चला ओके। 16 रुपए। इसका मतलब है हमारा फी घंटा 16 रुपए का पड़ा। वैसे हमारा घंटा 15 रुपए का है, लेकिन मजदूर जब अच्छा काम करता है तो हम उसे अच्छा काम करने पे देते हैं बोनस। तो बोनस देने की वजह से हमारे हर घंटे की कीमत कितनी हो गई मेरा बेटा? 16 रुपए। अभी भी समझ नहीं आया? दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव आर्ली रेट। सही है। आगे चलूं? और क्या निकालना है? यस इफेक्टिव आर्ली सर। रेट के बाद लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो लेबर कॉस्ट पता है आपको? 640 रुपए पता तो है, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट यानी 640 डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट पर यूनिट है ना, तो यूनिट से डिवाइड करेंगे। अब आर से डिवाइड नहीं करेंगे। समझ आई कोमल? पहले 640 को 40 से डिवाइड किया था क्योंकि तुम ये निकाल रही थी कि लेबर कॉस्ट इफेक्टिव आर्ली रेट क्या है 1 घंटे का। अब तुम्हें आर्ली रेट नहीं निकालना, बल्कि 1 यूनिट बनाने पर लेबर कितने रुपए की लगी, तो तुम्हारी लेबर 0.5 की लगी। बस सिंपल 055 ही है। मेरा ख्याल है सबके पास यही है। यस सर। चलो यस बात, सर। बस मेरे मुताबिक तो सवाल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कौन से सवाल पे चलो अरीशा? सर 2016 प्राइवेट डिफरेंट है। अच्छा 16 प्राइवेट डिफरेंट है। वो क्या आ जाते हैं 16 प्राइवेट डिफरेंट पे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है 16 प्राइवेट पर आ जाएं सब बच्चे। हाँ सवाल तो डिफरेंट है, लेकिन आसान है। डिफरेंट है लेकिन आसान है। कैसा आसान है? आइए पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अगर आप लोग सवाल पे तशरीफ ला चुके हैं तो जरा प्लीज मुझे मैसेज करके बता दें शुक्रिया के साथ। यस सर। कौन सा सवाल है? यस सर आ गए। सोलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। 16 प्राइवेट 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। मैं सवाल पढ़ने लगा हूं। प्यारे बच्चों कहता है द फॉलोइंग इज अ वीकली पेरोल समरी ऑफ मायर एसोसिएट्स। एक वीक की समरी दी हुई है मायर एसोसिएट्स की, और नीचे उसने अगर आप गौर से देखें तो कहा है 1 2 3 4 5 5 मुलाजमीन के नाम लिखे हुए मेरा बेटा। सही है। अच्छा सवाल क्योंकि डिफरेंट है तो लगता है कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अच्छा कौन से सवाल लिख लेते हैं जरा। 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। सही है मेरा बेटा? 2016 प्राइवेट, हाँ यही है। चलो भाई अब सवाल पढ़ रहे हैं ना हम लोग। क्या कहता है इमरान? अच्छा 5 मजदूर हैं और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन काम की बात क्या है? आर्स रेगुलर 40 हैं, ओवर टाइम के आर्स इमरान के 8 हैं, और 1 घंटे की तनख्वाह इमरान की कितने रुपए है मेरा बेटा? 50 रुपए। उसके बाद कहता है 50। टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम। क्या कह रहा है? टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम। अच्छा सर क्या मतलब हुआ? यानी
जो मजदूर की तनख्वाह है, जो मजदूर की तनख्वाह है उसका वो तनख्वाह भी मिलेगी ओवर टाइम की, और 50% हाफ यानी आधा और मिलेगा एक्स्ट्रा। बात को समझिए प्लीज, नहीं समझेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। जब मजदूर 1 घंटा काम करेगा, इमरान के ओवर टाइम आवर्स कितने हैं बोलो? 8. थोड़ी देर के लिए 8 थोड़ी देर के लिए सब समझ लो, ये 1 है। इमरान ने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया? 1। तो अगर इमरान 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसे 1 घंटे की तनख्वाह तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आधी तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलेगी। टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम। अगर नहीं समझ आता तो मैं अमाउंट के साथ एग्जाम्पल लेके बोल सकता हूं। आप जब आप 100 रुपए पर आवर के हिसाब से काम करते हो कहीं पर, आप रोजाना 6 घंटे काम करते हो और आपको 100 रुपए पर आवर के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, और बोला है अगर कभी आप 7वें घंटे काम करो, यानी 6 के बजाय 7 घंटे काम करो, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दो अगर कंपनी को, तो आपको उस 1 घंटे के 100 रुपए तो मिलेंगे, क्योंकि घंटा लगा रहे हैं ना आप पूरा। आपको हर घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, तो आपको 7वें घंटे के 100 रुपए तो मिलेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा लगाने का फायदा क्या हुआ? अगर आपको आमतौर पे हर घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, तो आप बोलोगे यार ओवर टाइम करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा बिठा के काम करवा रहे हैं और पैसे वही 100 रुपए, तो आप चाहोगे पैसे मिले रेगुलर वेज रेट से ज्यादा. ज्यादा। यस। तो वो कह रहे टाइम एंड हाफ इज पेड, यानी जो टाइम का 1 घंटे की कीमत बनती है वो, और हाफ और मिला उसमें। तो मुझे देख के बता सकते हो अभी सवाल में फिलहाल तुम्हें 1 घंटे का रेट नजर आ रहा है इमरान का? 50 तो 50 रुपए. 50 रुपए के हिसाब से उसको 40 घंटों की तनख्वाह तो मिलेगी, रेगुलर वेजेस। सही है, मिलेगी या नहीं? यस सर. लेकिन यस उसको जो सर। ओवर टाइम की तनख्वाह मिलेगी वो 50 रुपए के हिसाब से, नहीं मिलेगी. ज्यादा होगी। बल्कि वो 50 जमा जो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ानी है हाफ, तो 50 का हाफ कितना होता है? 25 25. तो 50 जमा 25 क्या रेट बना? 75. इसका मतलब है उसको 75 8 घंटे की तनख्वाह 75 रुपए के हिसाब से मिलेगी। नहीं समझे ना? आ गया सर. पक्का? आ गया सर। बेहतरीन हो गया। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम समझ आ गया प्यारे बच्चों को। उसके बाद कहता है डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब हम पैसे डिडक्ट करेंगे। अच्छा, किस बात के करेंगे? आओ देखो ना, आप भी तो देखो थोड़ा सा क्या लिखा है। किस बात के पैसे डिडक्ट करेंगे बताओ? प्रोविडेंट फंड. याद है प्रोविडेंट फंड क्या होता है? मालिक मुलाजिम की तनख्वाह से कुछ पैसे डिडक्ट करके रखता है, काट ले. काट लेता है, और जितने पैसे काटता है मेंटेनेंस मुलाजिम की तनख्वाह से उतने ही अपने पास से और मिलाता है. मिलाता है। याद आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आज वो कह रहा है प्रोविडेंट फंड डिडक्शंस कितने परसेंट हैं? 3%. 3%। अच्छा ठीक है, तो जिसकी जितनी तनख्वाह बनेगी, क्या बोला? जिसकी जितनी तनख्वाह बनेगी वो उस हिसाब से नहीं मिलेगी। नहीं बनेगी। समझ में नहीं आई क्या बोला? नहीं मिलेगी ना, उससे कम मिलेगी ना। हाँ, यानी उसको डिडक्ट करके देंगे ये पैसे हम। सही है, 3% यस उसको हम डिडक्ट करके पे करेंगे मेरा बेटा। सही है, ओके। अच्छा आगे बढ़ता हूँ, रुक जाओ। मेरा बेटा लिखा हुआ है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू ग्रुप इंश्योरेंस एट द रेट 1.25%। एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं कितने परसेंट? 1.25%। इसका 25. मतलब है 25 इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि ग्रुप इंश्योरेंस जितनी की भी हुई हुई है ना, वो सारी की सारी कंपनी खर्चा बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि वो एम्प्लॉयज की तनख्वाह से भी कुछ पैसे काटती है। तो जैसे वो प्रोविडेंट फंड आपकी तनख्वाह से कुछ कटता है,
और वो कुछ अपने पास से मिलाते हैं, आपकी कमेटी डल जाती है। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे भी कंपनी पूरे अपनी जेब से देती नहीं है, बल्कि नहीं ये है। भी नहीं है। मुलाजमीन की तनख्वाह से काटती है। और कितने % काटती है मेरा बेटा? 1.25। 1.25। ओके। उसके बाद कहता है कंप्यूट द नेट पे ऑफ ईच वर्कर, हमें हर वर्कर की नेट पे बतानी है। सही है मेरा बेटा? अच्छा, अब इसको जरा आसान करते हैं। सबसे पहले वर्कर का नाम है इमरान, ठीक है। मुझे बताओ इमरान की जो नेट पे होगी, सही है, वो कितने घंटे काम किया इमरान ने? कैलकुलेटर चलाएंगे आप लोग, बस सिर्फ कैलकुलेटर चलाएं। इमरान ने सर आप करके दिखा देना कि ये काम भी इस तरह करना है। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। मैंने कॉपी किया था, नहीं किया था? ये 16 प्राइवेट ही है, मैंने 16 प्राइवेट पे किया हुआ तो है यहाँ। जी सर, 16 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे काम शुरू करता हूँ। हम पहले कंप्यूटेशन बना लेते हैं। किस चीज की कंप्यूटेशन बना लेते हैं? यहाँ तो लिखा है कंप्यूट द नेट पे ऑफ ईच वर्कर, सही है। सबसे पहले वर्कर का नाम क्या है बेटा? इमरान। इमरान। ओके, इमरान की कंप्यूटेशन बनाते हैं। इमरान की नेट पे कैसे निकलेगी आखिर, ठीक है। इमरान की पहले हमें पता होनी चाहिए टोटल वेजेस। इमरान की टोटल वेजेस बराबर होंगी, आज बोनस नहीं मिलता मेरा बेटा, आज क्या मिलता है बोलो? ओवर टाइम। तो पहले क्या मिलती है? ओवर टाइम ही मिलता है बस। क्या स्क्रीन नजर नहीं आ रही लग रहा है लोगों को? हाँ रेगुलर वेजेस। हाँ, रेगुलर वेजेस और 2000। और ओवर टाइम। सही है मेरा बेटा? फॉर्मूला समझ आ गया? यस। अच्छा, यस सर। जब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें क्या पता चलेगी मेरा बेटा? रेगुलर नहीं, टोटल वेजेस। टोटल वेजेस। फिर डिडक्शन पे आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहले इमरान के जरा टोटल वेजेस डिसाइड कर लें। रेगुलर वेजेस इमरान के कैसे? 2000। लो भाई, उसने तो डायरेक्ट जवाब ही बता दिया लड़की ने। 2000 कैसे लिखा बताओ? इमरान ने कितने घंटे? 40 को जो है ना मल्टीप्लाई किया 50। 40 मल्टीप्लाई बाय इमरान की 1 घंटे की तनख्वाह। आयशा समझ में, अपना कोमल समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना भाई, अब तकल्लुफ किया ना तो फिर रह जाओगी। प्लस रेगुलर वेजेस 2000, और अगर आप कहती हो सर मुझे ये बताएं कैसे आया 2000, तो ये लो भाई, 40 मल्टीप्लाई बाय 50। और ओवर टाइम का क्या फॉर्मूला बनाओ बच्चों? ओवर टाइम किस हिसाब से देते हैं? 8 8 मल्टीप्लाई बाय 50। 8 मल्टीप्लाई बाय, अरे बिस्मा क्या कर रही हो मेरा बेटा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का नॉर्मल रेट तो देते ही हैं जो है, 1 घंटे का नॉर्मल रेट तो देते ही जो है। 1 घंटे का क्या रेट है बिस्मा? 50। 50। 50। लेकिन हम सिर्फ 50 नहीं देते। याद करो, आपने मुझे बताया था हम ओवर टाइम किस हिसाब से पे करते हैं। ये तो आप लोगों ने जुबानी निकाल लिया था, याद आया? 75। हाँ, तो अब 75 यहाँ लिखूं, डायरेक्ट 75 लिखूंगा तो फिर मुझे 75 की सपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यूं कर लेता हूं, 8 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय, जब मैं 8 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो अमाउंट आएगी वो 100% होगी। और मैं चाहता हूं आज उसको 50% बढ़ाना। सुन रहे हैं आप मेरी बात? मैं 8 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो अमाउंट आएगी वो कितने % होगी? 100। 100%। और मैं चाहता हूं उसे 50% बढ़ाना, तो इसका मतलब है टोटल कितना % बना? 140। नहीं, 150। 50 बनेगा ना। उसने लिखा था टाइम एंड हाफ इज पेड फॉर ओवर टाइम, याद आया ये जुमला? ओवर टाइम के लिए यस लिखा था। सर। टाइम एंड हाफ का मतलब है टाइम जो है 1 घंटा वो, और हाफ। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इस पे मैं लानत भेज दूंगा, मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं दूसरे तरीके से भी सिखाता हूँ, जितने तरीके मुझे आते हैं या मैं कर सकता हूँ वो आपसे शेयर करूंगा। 8 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया ना, लेकिन उसे 8 घंटे के पैसे नहीं मिलेंगे। उसे मिलेंगे टाइम एंड हाफ, टाइम एंड हाफ, हाँ। यानी हाफ 1.5 मिलेगा उसे। समझ आ रही है? काम करेगा 1 Yes, sir. घंटा, पैसे मिलेंगे 1.5 घंटे के। ओवर टाइम का कोई मजा होना, देखो ना मेरी बात सुनो बिस्मा, तुम किसी जगह पे किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो और तुम्हें वहां पे 100 रुपीज पर आवर मिलता है, लेट सपोज ना। तो अगर तुम्हें वो 6 घंटे काम करवाते हैं रोजाना और 100 रुपए के हिसाब से काम करवाते हैं तो ओके। लेकिन जब वो तुम्हें किसी दिन बोले भाई आज आपको 1 घंटा और रुकना है, तो आप बोलोगी भाई 1 घंटे के अगर 100 रुपए दोगे तो मैं क्यों रुकूं, मैं तो वही 6 घंटे काम करूंगी, मेरी तो ड्यूटी 6 घंटे की होती है। अगर मुझसे 7वें घंटे एक्स्ट्रा काम करवाना है तो मुझे 7वें घंटे के पैसे भी कुछ ज्यादा था। ज्यादा। तो आज ज्यादा देते हैं। आज जो घंटा काम करता है मजदूर, उसको 1 घंटे की तनख्वाह नहीं देते, बल्कि 1.5। तो 8 घंटे काम किया मजदूर ने, लेकिन हम उसे तनख्वाह देंगे, समझ आ रही है, 1.5 करके, टाइम एंड हाफ। तो कितना बन जाएगा ये? 12 बन जाएगा। 12 समझ आया या नहीं? Yes, sir. यस सर। 12 क्या बने? 12 आवर्स की तनख्वाह देंगे हम उसे। समझ आ रही है? और मैं अगर इसको यूं ना करूं और कैसे कर दूं, 8 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 150%। क्योंकि हर चीज खुद कितने परसेंट होती है, 100. और उसको आज कितने 100 और कितने परसेंट बढ़ा के देना है उसे। 50%. तो ये फाइनल आंसर। 50%। तो कितना बना, आप बताओ आंसर इसका, फाइनल आंसर बताओ। 600। 600 बना। 600. तो ये आपके पास आ गई टोटल वेजेस इमरान की 2600। अब एक मसला कश्मीर है, आज हमें इमरान की सिर्फ टोटल वेजेस थोड़ी निकालनी है, सवाल में तो टोटल वेजेस निकालने को बोला भी नहीं था। उसने बोला था क्या निकाल के दिखानी है, जरा बताना। नेट पे. नेट पे। तो नेट पे निकालने के लिए अब हमें पता होनी चाहिए क्या, बोलो? टोटल अर्निंग. डिडक्शंस, डिडक्ट। कि कहां कहां कितने कितने पैसे डिडक्ट हुए। समझ आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, इमरान की जो तनख्वाह बन रही है, डिडक्शन लिख रहा हूं मैं, सही है, टोटल वेजेस हो गई। अब मैं लिख रहा हूं इमरान की डिडक्शंस। ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक के लिहाज से। जब एक के लिहाज से समझ जाता है इंसान, तो वो दूसरे तीसरे चौथे के लिहाज से ही बना सकता है। डिडक्शंस में सबसे पहले मैं लिखता हूँ, जनाब सबसे पहले क्या चीज के पैसे कटते हैं मेरा बेटा? प्रोविडेंट. बोल। प्रोविडेंट फंड। ओके, तो मैंने लिखा डिडक्शंस, बोल्ड नहीं, बोल्ड नहीं, इसको कर देते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन। और इसमें पहला नाम लिखा प्रोविडेंट फंड, सही है। अच्छा अच्छा, अब सवाल में लिखा हुआ है 40 घंटे, ओवर टाइम 8 घंटे और 50 रुपए फी घंटा है, ठीक है। तो जरा मुझे उसकी तनख्वाह का आप बताएंगे कितने परसेंट, 3% प्रोविडेंट फंड कितना बनता है? 2600 है सर, 3% 78। 78 रुपीज। 78। ओके, मैं यस Yes, सर। sir. ब्रैकेट में लिख दूं, क्या लिखूं? यस सर। 2600 मल्टीप्लाई बाय 3%, सही है। अच्छा अच्छा, अब मैंने इसको अभी ना कॉलम वॉलम नहीं बनाया, जब हम अमाउंट निकाल लेंगे ना सारी, डिडक्शन की अलग और वेजेस की अलग, फिर मैं एक टेबल बना दूंगा, सही है, और उसमें लिखूंगा टोटल वेजेस लेस
टोटल डिडक्शंस, तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी, नेट पे। ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं 4 कॉलम बना सकता हूँ इस तरह। ये देखो समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं कॉलम बनाऊं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, फिर आगे बनाऊं टोटल वेजेस जो मैंने निकाली होंगी हर एम्प्लॉय की, है ना, वो यहाँ लिखता जाऊं एम्प्लॉय के नाम के सामने, और फिर यहाँ लिखूं पी एफ डिडक्शन, फिर यहाँ लिखूं ग्रुप इंश्योरेंस डिडक्शन, और मेरे पास आखिर में क्या आ जाएगी, नेट पे। ये टेबल हमारा वो होगा जो कि रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी करनी है पड़ रही है। और यकीन करें ये आसान सवाल है, लेकिन हाँ डिफरेंट है। मैं एग्री करता हूँ अरीशा की बात से। अरीशा ने बोला सर ये सवाल डिफरेंट है, हाँ तो इसमें कोई शक नहीं है, डिफरेंट है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, अब जरा जनाब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ग्रुप इंश्योरेंस में कितने %? जवाब 1.25. 1.25। 1.25. ग्रुप इंश्योरेंस, बताओ क्या जवाब आ रहा है? 32.5. 1.25 है ना, 1.2 किताब में 1.25%, हाँ 1.25%। सही मेरा बेटा। इसका जवाब आ गया कितना था, 78 बोला था, Yes, sir. और इसका 32.5. 32.5। राउंड हो गया यहाँ पे बहरहाल, मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। सही है मेरा बेटा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये समझ आ गया कि कितने रुपए जनाब ग्रुप इंश्योरेंस के कटेंगे और कितने रुपए प्रोविडेंट फंड के। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई इमरान की नेट पे क्या होगी, तो आप अभी भी नहीं बता सकते क्या? बता सकते हैं, अभी भी नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना अब तो सर हम। तो बता दो, सकते नहीं, बताओ। 2489 24। 89। तो इसको कैसे प्रेजेंट करोगी कोमल? नेम ऑफ एम्प्लॉय, सही है। सर शेड्यूल बनाकर करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, कंप्यूटेशन फॉर या शेड्यूल शोइंग नेट पे ऑफ ईच वर्कर। लेकिन पहले आपको सारी कंप्यूटेशंस बनानी पड़ेंगी हर एम्प्लॉय की अलग अलग। जी, ये पांचों की बनाकर और फिर वो स्केड्यूल में हम वो दिखा देंगे सब। ये स्केड्यूल बनाया ना मैंने आपके लिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय, टोटल वेजेस, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात है, हम ना यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, लेकिन ना बहुत बहुत यानी क्या कहना चाहिए, गिच मिच हो जाएगा, स्कैटर्ड जो ना, यानी काम इधर उधर नहीं होगा, बल्कि मिक्सअप हो जाएगा बहुत खिचड़ी ज्यादा। बन जाएगी। खिचड़ी इसलिए बन जाएगी कि टोटल वेजेस कमबख्त कैसे निकलती है, जरा देखना। रेगुलर वेजेस पहले मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का रेट, फिर ओवर टाइम निकालने का एक अलग ड्रामेबाजी, सही है। फिर टोटल वेज आती है, फिर प्रोविडेंट फंड, ये हम चाहें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सही है। तो प्रोविडेंट फंड बेशक आप डायरेक्ट यहाँ लिखें, बल्कि आप प्रोविडेंट फंड में लिख के दिखा दें कि टोटल वेज मल्टीप्लाई बाय, या आप इस तरह कर सकती हैं, मल्टीप्लाई बाय 3%, समझ रहे हैं? या आप इस तरह से चौड़ा करके थोड़ा कॉलम बना सकती हैं। और फिर सर, तो इसमें सर प्रेजेंटेशन कैसे दूंगी? यानी अगर आप ये बचाना चाह रही हैं ना, डिडक्शन वाला काम यहाँ ना करना पड़े, बस हर हर एम्प्लॉय की टोटल वेजेस निकालूं और डिडक्शन इसी में कर लूं, तो फिर आप इस टेबल को थोड़ा चौड़ा कर देंगी। क्या करेंगी जरा देखिएगा, मैं आपको लिख के दिखाऊं। इमरान टोटल वेजेस कितनी थी बताना इसकी, 2600, सही है। और आप इसमें भी चाहें तो दिखा सकते हैं कि रेगुलर प्लस ओवर टाइम, वैसे आप इसकी सपोर्ट ये बना चुकी हैं ये रही, सही है। और प्रोविडेंट फंड में आप इस तरह से लिख के दिखाएं, जनाब ब्रैकेट में लिखें, ये इसी तरह लिखेंगी, मैं बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट बना रहा हूं जैसे आप रजिस्टर में बनाएं, या तो आप अलग से कंपटीशन बनाएं या ऐसे बनाएं, 2600 मल्टीप्लाई बाय 3% ब्रैकेट क्लोज, और आप और कॉलम को चौड़ा करना पड़ेगा मुझे, इज इक्वल टू कितनी अमाउंट थी, 78। ऐसे ऐसे लिख के दिखाएंगे आप, समझ नहीं है? फिर ग्रुप इंश्योरेंस को भी कॉलम को चौड़ा कर दें, इस तरह ना लें, सही है। और फिर नेट पे आ जाएगी। कुछ जी समझ सर, आ अब रही है? तो समझ आ गया ये क्वेश्चन। हाँ, तो बस इस तरह करना है हर एम्प्लॉय का। अब मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको मजीद गाइड करूं। सर आतिफ का भी इस तरह से होगा? बेटा आतिफ के बारे में क्या लिखा है, 40,
हाँ आतिफ और आसिफ, इनडायरेक्ट। हाँ आतिफ और आरिफ के बारे में कोई ओवर टाइम तो है ही नहीं, तो इनकी रेगुलर तनख्वाह होगी, ठीक है। और उसूलन आतिफ का मेरा बेटा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट, वैसे तो ना मजे की बात बताऊं आपको, बस क्या बोलूं मैं बड़ी माजरत के साथ, प्रोविडेंट फंड जो होता है ना वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपना परमानेंट स्टाफ का होता है, डायरेक्ट लेबर परमानेंट स्टाफ होती नहीं है। लेकिन बहरहाल इस सवाल में ये मेंशन नहीं किया कि प्रोविडेंट फंड किसका डिडक्ट होना है और किसका नहीं, तो आप सभी का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट कर दो मेरा बेटा, समझ रही हो। सवाल बड़ा वीआईपी पूछा है अरीशा ने कि सर ये डायरेक्ट लेबर है सारे और आतिफ जो है वो इनडायरेक्ट है, तो मेरा बेटा इनडायरेक्ट लेबर का तो प्रोविडेंट फंड लाजमी डिडक्ट होना चाहिए, और मेरे हिसाब से डायरेक्ट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वाले मजदूर जो होते हैं ना वो दिहाड़ी वाले होते हैं, पर डे वाले होते हैं, पर पीस वाले होते हैं, तो उनका प्रोविडेंट फंड नहीं होता ये। लेकिन बहरहाल आपको जो सवाल बनाने वाले ने सवाल लिख के दिया उसने ये मेंशन ही नहीं किया कि प्रोविडेंट फंड किन का डिडक्ट होगा, ग्रुप इंश्योरेंस। सर इनडायरेक्ट वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा अरसा जॉब करते हैं। नहीं, इनडायरेक्ट वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट अपने हाथ से नहीं बना रहे होते, बट वो अपना प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री का वॉचमैन, इनको तो तनख्वाहें मिल रही होती हैं, Okay. ये परमानेंट स्टाफ होते हैं। लेकिन जो काम करने वाले मजदूर होते हैं ना वो ऑन एंड ऑफ आते और जाते रहते हैं, वो पर पीस के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। बहरहाल आप इस बहस में ना पड़े, मेरा मशवरा तो यही है आप सब लोगों को, क्योंकि जब सवाल में वो बोल ही नहीं रहा कि किसका प्रोविडेंट फंड काटना है और किसका नहीं, तो आप सबका प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करें, किसकी ग्रुप इंश्योरेंस डिडक्ट करनी है और किसकी नहीं, नहीं बताया ना, सबकी डिडक्ट करें। अरीशा आसान हो गया सवाल ईमानदारी से। यस सर। और एक और सवाल देख लो, अभी वक्त है हमारे पास, एक और सवाल देख लो, कौन सा देखें बोलो जी बच्चों, कौन सा सवाल देखें और प्लीज मुझे भी बताया, मैं 5 ईयर में कोशिश करता हूँ निकालने की, मैं खुद निकाल रहा हूँ, मुझे कोई नजर आ जाता है तो मैं शेयर कर दूंगा। जी बच्चों, अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे मुताबिक, एक सवाल है तो तवील, लेकिन इससे आपका मोरल डाउन ना हो जाए, या तो इस सवाल को आगे के लिए रख लें, आप लोग पहले लेबर की सब प्रैक्टिस कर लें, फिर इस सवाल के लिए मैं क्लास दोबारा रख लूंगा, क्योंकि चंद ही लोग हैं जो लेबर पढ़ना चाह रहे हैं, बाकी सबने तो ऑफ कर लिया बगैर कहे, उन्होंने बोला छोड़ो लेबर भी नहीं पढ़ना। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरी क्या बल्कि कोचिंग की एक वो थी, अगर आप सब कोचिंग आ रहे होते तो डेफिनेटली मैं कोचिंग में पढ़ाता, लेकिन आप सबको मैंने एक ऑप्शन दिया कि भाई आप अपनी फीस अगर बचाना चाहते हैं आप बचाएं, तो फीस बचाने के चक्कर में लोग वो कहते हैं ना, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं फ्री में नहीं पढ़ेंगे भाई, पैसे दे के पढ़ेंगे, तो लेबर पढ़ ही नहीं रहा कोई। बहरहाल समरी है कि बेटा जो सवाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ ना, वो सवाल है 2015 रेगुलर का, ये सवाल सबसे आखिर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जी। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल कुछ नहीं होता, देखो ये भी जो अभी सवाल हमने देखा है मुश्किल लग रहा था ना पढ़ के, अभी ये क्या आ गया, ओवर टाइम आ गया, और ये क्या बोल रहा है टाइम एंड हाफ का क्या मतलब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप इंश्योरेंस भी समझ आ गया, प्रोविडेंट फंड भी, और टेबल भी बन गया, और तकरीबन जब इमरान पे काम कर लिया तो बाकी पे मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग ना ये वाला पूरा वीक, यानी फ्रॉम टुमारो, आप कमिंग फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक मुनासिब कोई भी दिन आप सारे सवाल कर लें सिवाय इसके। और अगर क्वेश्चन 7 2015 का आप अटेम्प्ट करना चाहें रेगुलर, तो कब कीजिएगा, जब आप पूरी 5 ईयर निपटा लें फिर कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने सवाल को किया, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं आपको सवाल नहीं होगा आपसे, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह पता है क्या है, इसमें बोनस जिस तरह से देना है वो परसेंटेज नहीं बताई हुई है, बल्कि उसने बोला है जिसने जितना ज्यादा काम किया है
उसकी पहले एक परसेंटेज तय होगी, सही है। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस, ये चौथी लाइन पढ़ रहा हूं अगर सवाल आपके सामने, तीसरी चौथी। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस द परसेंटेज बाय विच द ग्रुप्स प्रोडक्शन एक्सटेंड द स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फर्स्ट, 1/2 of this percentage is then applied to a wage rate of ₹480। यानी यूं समझ लो आसान लफ्जों में, 480 रुपए अगर वेज रेट है तो जो है जब प्रोडक्शन ज्यादा करेगा ग्रुप किसी एक दिन, तो फिर ये 480 के हिसाब से तनख्वाह नहीं दी जाएगी, बल्कि 480 मल्टीप्लाई बाय 150, 1.5, थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना मैंने आपको, इस तरह से करना होगा। तो ये सवाल अभी शुरू में अगर तुमने अटेम्प्ट किया ना तो तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा, बोलोगे यार इतना मुश्किल सवाल दे दिया सर ने। तो मेरा मशवरा है इस सवाल को छोड़ो, सबसे आखिर में कर लेना, मैं करवा दूंगा, मुझे बता देना, टाइमिंग ले लेना, डिस्कस कर लेना, हम एक क्लास दोबारा ऑनलाइन ऐसे ही ले लेंगे। और जब तक तुम लोग जो है बाकी 5 ईयर के सवाल देखो, पढ़ो, अटेम्प्ट करो, कहीं फंसो, कहीं अल्लाह ना करे स्टक हो तो मुझे बता देना। देखो मजे की बात है, दोबारा सवाल नजर आ गया मुझे, और कम वक्त वही सवाल आया हुआ है दोबारा, 15 प्राइवेट में वही सवाल दोबारा दिया हुआ है जो अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको इमरान। यस सर। हाँ तो बस अब तुम लोग 5 ईयर को थोड़ा देखो, 2 से 6 तक देखो। ये एक सवाल रह गया है, एक 40 मिनट या 50 60 70 मिनट की एक मीटिंग रख लेंगे। फिलहाल मैं चंद रस्मी जुमले कह देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ माशाल्लाह ऑनलाइन पूरा साल गुजरा, कोशिश की पढ़ाने की, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। कोई बात अगर कभी इत्तेफाक से नागवार गुजरी हो, बुरी लगी हो, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। एक मीटिंग ड्यू है और फॉर 2000 कौन सा सवाल था, 15। बट अगर आप लोगों से हो गया इजीली और आपने कहा कि सर हो गया, आप चेक कर लें सिर्फ, तो मैं व्हाट्सएप पे चेक कर लूंगा, आप मुझे शेयर करवा दीजिएगा। मैं पहले से बता रहा हूँ ये सवाल डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मैं गाइड कर दूंगा। जरूरत होगी एक 40 मिनट का सेशन रख लेंगे, बट वो रखेंगे हम कमिंग वीक। अभी आप 2002 से 2006 और जितने भी सवाल बाकी आपको मिल रहे हैं वो सारे अटेम्प्ट करें, फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा कह रही है मिनल सर एडवांस और कॉस्ट में बता दें कि पहले कौन से अटेम्प्ट करने हैं पेपर में। ओके ओके बिल्कुल बता देता हूँ। देखो बेटा, हर हर सब्जेक्ट का पहला सवाल वो होता है जिसमें तुम चैंपियन होते हो, तुम्हारी नजरें वो सवाल ढूंढती हैं, सही है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट से हट के समझाऊंगा तो शायद तुम्हें मेरी बात ज्यादा अच्छी समझ आए। मिसाल के तौर पे मिनल, तुमने ना एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत टिका के याद किए हैं, बहुत अच्छे, आला, हेडिंग दिमाग में बैठी हुई है सारी, हर हेडिंग को एक्सप्लेन करना आता है, तो पेपर में जाके सबसे पहले वही सवाल ढूंढोगी कि आया है या नहीं, है ना। तो बेटा डिसाइड करो ना कि एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कौन सा टॉपिक है जो तुम्हारे फिंगर्स पे है, जो तुम्हारे, जिस पे तुम्हारे हैंड्स ऑन है, जिस पे तुम्हें लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मुझे ग्रिप है मेरी अगर मेरी बात करोगे तो मैं तो तुम्हें स्ट्रेट बताऊंगा। अब पेपर में अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का सवाल हल्का आया तो सबसे पहले अटेम्प्ट करना, और अगर भारी आया तो सबसे आखिर में करना, यह है इंपॉर्टेंट बात। पेपर में अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल हल्का आया तो सबसे पहले करना, भारी आया तो उसकी सीक्वेंस चेंज करना, क्योंकि पहले वो सवाल करना जो टेढ़ा ना हो। टेढ़ा सवाल पहले उठाओगे तो उस पे 35 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे, नतीजा क्या होगा, 5 के बजाय 4 सवाल करके आओगे, 4 के बजाय 3 करके आओगे, ये नहीं करना। क्वेश्चन सिलेक्शन में 1 से 2 मिनट लगते हैं, सवाल देखते ही पता चल जाता है हमें कि ये सवाल हमें आता है या नहीं आता, सही है। और अगर आता सब है, ये यकीन रखना है कि आता सब है, लेकिन उसको पढ़ के सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, छोड़ दो, अगले सवाल पे चले जाओ। और पहले अपने टॉपिक्स डिसाइड करो कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वो होंगे जिनको तुम पेपर में अटेम्प्ट करोगे। लाइक मेरे हिसाब से अगर तुम बात करो कि तुम्हें क्या क्या अटेम्प्ट करना है, तुम्हें अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अटेम्प्ट करना है, तुम्हें जॉब ऑर्डर अटेम्प्ट करना है, तुम्हें फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर अटेम्प्ट करना है, तुम्हें जनाब अपना FOH स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 फेज में आता है, उसका एक हल्का वाला फेज है, हल्के वाले फेज की तैयारी भी कर लो, भले इनका रिवीजन करो चैप्टर का, और फिर उसके बाद हल्के वाले फेज के बाद FOH कंट्रोलेबल और वॉल्यूम, और कंट्रोलेबल को स्पेंडिंग और वॉल्यूम को आइडल कैपेसिटी कहते हैं, ये याद रखना। हालांकि इसके फॉर्मूले अलग होते हैं लेकिन बीकॉम में सेम फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, फिर आप जिन्होंने मटेरियल पढ़ा है वो मटेरियल लॉसेस करें, जिन्होंने लेबर पढ़ा है वो लेबर करें।
और इसके अलावा FOH डिपार्टमेंटलाइजेशन का आसान सा सवाल है, पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इस साल वो सवाल आएगा इंशाल्लाह, तो उस सवाल की तैयारी कर लीजिएगा। तो आपके 6 सर सवाल हो कौन सा सवाल आएगा? FOH डिपार्टमेंटलाइजेशन, FOH डिपार्टमेंटलाइजेशन, सही है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। एडवांस अकाउंटिंग में तो बेटा हमने सिवाय नहीं बल्कि कैश फ्लो को भी किसी हद तक पढ़ा है, क्या ख्याल है? तो बस आप कोशिश करें कि मैक्सिमम एफर्ट करें, अपने टॉपिक आप सिलेक्ट करें, आपकी किस पे कमांड है, सही है। मेरा मशवरा है एब्जॉर्प्शन, अमेलगमेशन, कैपिटल रिडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इशुएंस ऑफ शेयर, ये 5 टॉपिक जरूर कर लें, क्योंकि इससे मरे से मरे 3 टॉपिक आपके पेपर में तैयार हो रहे हैं तकरीबन हर साल। आप चेक करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तकरीबन हर साल आता है, एब्जॉर्प्शन अमेलगमेशन में से लाजमी एक सवाल हर साल आता है, और इशुएंस ऑफ शेयर या क्या कहते हैं आपका कैपिटल रिडक्शन, इसमें से भी कोई एक सवाल उठ के आ जाता है। तो नहीं भी आया तो 2 तो लाजमी आ रहे हैं, 40 नंबर पक्के हैं भाई आपके। फिर आप देखें कि ब्रांच अच्छे से आती है, इंस्टॉलमेंट सेल अच्छे से आती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर्मूले बहुत हैं, बट आसान चैप्टर है। तो अपनी आसानियां खुद तलाश करें। अब ये तो आप इसको खुशनसीबी कह लें या जो भी कह लें कि आपके पास वक्त है, वरना आमतौर पे मेरी क्लास ऑफ होती है और उसके बाद बच्चे पेपर देने जाते हैं, उन बेचारों को ये तक पता नहीं होता कि हमने क्या नहीं पढ़ा। आपको पता है कि आपने सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है, ठीक है, और वो अपनी चॉइस पे नहीं पढ़ी है, वरना मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार था और हूँ। और इसके अलावा ऑनलाइन वालों ने हमारे साथ मटेरियल नहीं पढ़ा है, मटेरियल लॉसेस। बाकी कैश फ्लो को बहुत लाइटर नोट पे पढ़ा है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, उसको हमने पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है, मैंने आपसे बोला है। और अगर अटेम्प्ट करेंगे तो वो जो हल्के लेवल के सवाल आते हैं जो मैंने आपको दिखाए, जिसमें सिर्फ डिविडेंड दे रहा होता है, कोई एक आध छोटा मोटा काम कर रहा होता है, तो जरूर कर सकते हैं आप, आपको इस काबिल बना दिया था, आपने फाइवर के सवाल खुद किए हैं, ठीक है। बाकी बस ये है कि अब मेहनत करें, रिवीजन स्टार्ट करें, टॉपिक वाइज दिन बांट लें, डेज बांट लें, वीक बांट लें कि इस टॉपिक को इतने दिनों में खत्म करना है। मेरा मशवरा है 3 से 4 दिन में एक टॉपिक निपटाएं, 4 दिन में एक टॉपिक निपटाएंगे तो तकरीबन 20 दिन में एक सब्जेक्ट 5 टॉपिक, 20 दिन में एक सब्जेक्ट 5 टॉपिक, 40 दिन हो गए आपके पास। 40 दिन भी पूरे नहीं है, मैं अगर गलत ना हूं मार्च 15 मोस्ट प्रोबेबली डेट है पेपर की, सही है, मार्च 15, तो आपके पास 30 दिन है। ये आपके पास लकी टाइम है। अब क्या आप ऑनलाइन पढ़ने के बजाय या आप कोचिंग सेंटर जाने के बजाय घर पे बैठ के तैयारी करें। बस जी मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के नसीब अच्छे फरमाए, खूब खुशियां अता फरमाए आप लोगों को, आपको दीनों दुनिया की आफियत भलाइयां अता फरमाए, और जिंदगी में कभी आपकी गम ना आए। हमेशा सब्र कीजिएगा, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को हमेशा इनाम से नवाजते हैं। और मुझे हो सके तो दुआ में याद रखिएगा, कोई बात खुदा ना खास्ता नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। राब्ते में रहूंगा आप लोगों से डेफिनेटली, पेपर से पहले तक कोशिश करूंगा आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूं। और जो एक सवाल रह गया है उसकी क्लास आप लोग जब डिसाइड कर लेंगे कि लेनी है, तो मैं मिनल और कोमल आप लोगों के गर्ल्स के ग्रुप पे और बॉयज के ग्रुप पे लिंक डाल के वहां शेयर कर दूंगा कि भाई हम आज इस सब्जेक्ट की ये वाली क्लास ले रहे हैं, आप आना चाहते हो तो आ जाओ। कोशिश करूंगा एक दिन पहले बता दूं कि भाई इसकी क्लास होगी, सही है मेरा बेटा। आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त क्लास खत्म हो जाएगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।